ड्रामा के स्टार्टिंग में एनी अपना चेकअप कराने जाती है तो उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। वो ये जानते ही काफ़ी शॉक हो जाती है कि वो 3 बच्चों को लेकर के प्रेग्नेंट है। अब उससे फ्लैशबैक में कुछ बातें याद आती है। कंपनी डिनर के बाद गलती से उसने एक इंसान के साथ रोमांस किया था। अब उससे ऐसा लग रहा था कि ये उसी इंसान का बच्चा है। अब वो वैसे तो इस बच्चे को अबॉर्ट कराना चाहती थी, लेकिन उससे पहले इस बच्चे के बाप से वो एक बार मिलना चाहती थी ताकि उसका डिसीजन भी जाना जा सके। दैट्स वाई वो दिमाग लगाती है कि वो इंसान कौन हो सकता है। उस इंसान को ढूंढते हुए वो वापस से उस शॉप पर जाती है। एनी को ये गलतफहमी हो गई थी कि वो इंसान असल में एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता है, तो इसी वजह से वो उसे ढूंढते हुए वहाँ पर जाती है। जब वहाँ पर पहुँचती है तब उस इंसान यानी कहानी के हीरो हुओ के ग्रैंडफादर भी वहाँ पर बैठे हुए थे। वो लोग टाइम पास करने के लिए छोटा सा होटल चलाते थे। वैसे रेस्टोरेंट तो बहुत बड़ा था, लेकिन वहाँ खाने के प्राइसेज काफ़ी नॉर्मल थे। एनी फूड ऑर्डर करती है, हुओ उसे फूड डिलीवर करने के लिए आता है। एनी उसे बैठ कर के बात करने के लिए कहती है। हुओ को भी याद था कि वो एनी के साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन एनी की इमेज उसकी अलग ही बनी थी। फ्लैशबैक में वो याद करता है उसने एनी को अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करते हुए देखा था। एनी ने उससे डाउरी में बहुत सारे पैसे डिमांड किए थे और उसके बॉयफ्रेंड हुओ का कहना था उसके पास इतने पैसे नहीं है देने के लिए। हुओ को ऐसा लग रहा था कि एनी एक गोल्ड डिगर लड़की है और वो उसके साथ तो आगे कोई रिलेशन नहीं रखने वाला है। लेकिन हमेशा कहानी के 2 पहलू होते हैं। हुओ के हिसाब से तो एनी गोल्ड डिगर थी। एनी यहाँ पर हुओ को बैठने के लिए कहती है और कहती है कि देखो, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ हम दोनों 50-50% रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इस बच्चे का क्या करना है ये तुम डिसाइड करो। हुओ के ग्रैंडफादर जब भी बातें सुनते हैं तो वो मन ही मन बहुत ही खुश हो जाते हैं। उनका पोता हुओ तो किसी से शादी ही नहीं करना चाह रहा था और अब वे लड़की सीधे प्रेग्नेंट होकर आई है, और वो भी ट्रिपलेट्स को लेकर के। हुओ एनी को बेबी अबॉर्ट कराने के लिए बोलने ही वाला था कि तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं। ग्रैंडफादर एनी को देखते ही पहचान जाते हैं। कुछ साल पहले एनी ने ग्रैंडफादर जब कार एक्सीडेंट में ऐसे फंसे हुए थे तब उसने उसकी हेल्प की थी। कोई भी उसका हेल्प नहीं कर रहा था और ग्रैंडफादर को उसने हॉस्पिटल पहुंचाया था। तभी से वो एनी को ढूंढ रहे थे, लेकिन एनी को उन्हें कोई अता पता नहीं मिल रहा था। वो एनी से मिल करके बहुत ही खुश थे। ग्रैंडफादर समझ जाते हैं कि एनी एक गोल्ड डिगर है, ये हुओ को गलत फहमी है। उन्हें ये सारा कंडीशन पता चलता है तो वो हुओ पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम्हें इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी। तुम इस तरीके से भला एनी को कैसे छोड़ सकते हो। यहाँ पर हुओ ग्रैंडफादर को समझा रहा था कि एक गोल्ड डिगर है और उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता है, लेकिन फिर भी ग्रैंडफादर यहाँ पर इमोशनल ड्रामा करके हुओ को एनी से शादी करने के लिए बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए एनी वहाँ से जब बाहर जाती है तब हुओ और ग्रैंडफादर दोनों डील कर रहे थे। ग्रैंडफादर का कहना था कि तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो एनी से 1 साल के लिए। 1 साल तुम लोग दोनों साथ में रहो, और अगर तब भी तुमको एनी से प्यार नहीं होता है तो बेबी बॉर्न होने के बाद तुम उसे डाइवोर्स ले सकते हो, और बदले में कंपनी का 60% शेयर मैं तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूँ। हुओ कहता है, ग्रैंडफादर अब बहुत ही घाटे का सौदा कर रहे हैं। मैं श्योर हूँ एनी एक गोल्ड डिगर है और मुझे उससे प्यार किसी हालत में नहीं होने वाला है। ग्रैंडफादर कहते हैं, ठीक है, देखा जाएगा। हुओ यहाँ पर इसी बात पर एनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसका भी सर था, एनी को उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता होना चाहिए। ग्रैंडफादर उसकी बात मान जाते हैं। एनी यहाँ पर पेपर्स वगैरह रेडी करके आई थी और वो दोनों ही उन पेपर्स पर साइन कर देते हैं। एनी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको भी हुआ से कोई रिलेशन नहीं था। यहाँ पर जो वो उसे कमेंट कर रहा होता है सेम वही लाइन बोल करके कि हम एनी को इतनी डाउरी कहाँ से ही दे पाएंगे जितनी डाउरी उसे चाहिए। तब एनी को याद आता है कि असल में ये लाइन तो उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बोले थे। उसका एक्स बॉयफ्रेंड का उसी के कज़न क्यू के साथ अफेयर चल रहा था। उसे डेट करने के साथ साथ ही वो उसे चीट कर रहा था। इसी वजह से एनी ने गुस्सा होकर के फू से
इतना ज़्यादा एक्सेसिव डिमांड रखा था ताकि वो उससे ब्रेकअप कर सके। ये थी एनी की साइड की पॉइंट ऑफ स्टोरी। यहाँ पर ना जो फू की माँ थी वो बहुत ही घटिया औरत थी। वो हमेशा ही एनी से पैसे ऐंठते रहती थी। डाउरी में भी उसने एनी से बहुत सारे पैसे डिमांड किए थे। एनी सब कुछ झेल रही थी क्योंकि वो फू से प्यार करती थी। आफ्टर दैट हमें इनकी शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों अपने शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वो ने सेकेंड हैंड कार मंगवाया था ताकि एनी को ये लगे कि वो बहुत ही अमीर नहीं है। ग्रैंडफादर कहते हैं मेरा एक विला है, उसमें तुम लोग दोनों साथ जा कर के रह सकते हो। एनी को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे ग्रैंडफादर हुआ और एनी को साथ घर लेके जा रहे थे। अब इतना अजीब मतलब सेकेंड हैंड ऐसा नॉर्मल कार हुआ ने कभी अपने लाइफ में चलाया नहीं था, तो वह ढंग से ड्राइव नहीं कर पा रहा था। एनी कहती है चलो हटो मैं ड्राइव करती हूँ, मुझे आता है मैनुअल कार चलाने। तो फिर वो ड्राइव करके लेकर के जाती है। वो अपने उस रेंटेड अपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर कि वो और उसकी कज़न क्यों दोनों ही रेंट शेयर करके रहा करते थे। वो कहती है वो थोड़ा सा सामान है बस लेके आती है। नीचे ही वो और ग्रैंडफादर उसका वेट कर रहे थे। एनी घर में अंदर जाती है। उसे थोड़ा सा यहाँ पर घबराहट हो रहा था क्योंकि उसने इसी घर में इस तरीके से फू को पहले चीट करते हुए पकड़ा था। बस उसे पता नहीं था कि उसने उसे चीट करते हुए पकड़ लिया है। यहाँ पर एनी जब घर के अंदर जाती है तो फू और क्यू दोनों खुलेआम रोमांस कर रहे थे। फू तो यहाँ पर फुल ऑन प्राउडली उसे कह रहा था कि अब तुम मुझे खुद को टच करने नहीं दोगी तो मैं एक मर्द हूँ, मेरे फिजिकल नीड्स होते हैं, मैं कहीं तो पूरा करूँगा ना। वैसे भी तुम्हारे कंपेयर में तो क्यू बहुत ही अच्छी है। एनी हंसते हुए कहती है हाँ एक डस्टबिन को तो कचरा ही पसंद आएगा ना, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। या तो तुम मेरे अब तक के दिए हुए रेंट के सारे पैसे दे दो क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे काफ़ी लंबे समय से चीट कर रहे हो। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, वैसे भी मैंने शादी कर लिया है। फू को इस बात का भरोसा ही नहीं होता है कि एनी ने अचानक से किसने शादी कर लिया, कौन है उससे इतनी अचानक से शादी कर लेगा। एनी यहाँ पर किसी को कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती थी। वो कहती है मैंने जिससे भी शादी की है कम से कम वो तुम्हारी तरह चीटर तो नहीं है। उसकी बहन भी यहाँ पर एनी का बहुत ही इंसल्ट कर रही थी और कहती है उसे लड़कों को फंसा के रखना आना चाहिए। अगर वो अपनी वर्जिनिटी बचाएगी तो फिर बॉयफ्रेंड तो छोड़ करके जाएंगे ही ना। एनी को उसकी बकवास बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो चुपचाप अपना सामान पैक करके जाने का कोशिश करती है। ये लोग उसे परेशान करने का कोशिश कर रहे थे, तभी वो यहाँ पर एनी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। एनी कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तो अपना सामान लेके आ ही रही थी। वो का कहना था पिछले 20 मिनट से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम आई नहीं तो मुझे लगा शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। आफ्टर दैट यहाँ पर जब फू हुओ को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कहीं ये कंपनी का बॉस तो नहीं है। ऐसा लग रहा है कि माना मैंने इसे कहीं देखा है। बट फिर वो सोचता है कि अगर वो कंपनी का बॉस होगा तो वो एनी जैसी लड़की से भला क्यों ही शादी करेगा। वो कहते ओ तुम ही हो ना एनी के चीटर बॉयफ्रेंड जिसने उसे धोखा दिया था और एनी ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। वो कहते देख भाई पछताएगा तू भी, ये लड़की बहुत ही बोरिंग है। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं हो एनी को वहाँ से लेकर के जा रहा था जहाँ पर कि क्यू और फू भी उसे फॉलो करते हैं। यहाँ पर वो लोग बाहर आकर के देखते हैं कि हुआ तो यहाँ पर सेकंड हैंड कार ड्राइव कर रहा है। तब जाकर फू को लगता है नहीं ये झूठी है, वो अगर इतना अमीर होता तो सेकंड हैंड कार भला क्यों ही ड्राइव करता। आफ्टर दैट वो एनी को अपने घर लेकर के जाता है। उसे ऑफिस के लिए निकलना था, घर के खर्चे के लिए कुछ सामान लाने के लिए वो एनी को पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। एनी कहती है अरे इतना का ज़रूरत भी नहीं था, वो उसे एक नॉर्मल वेटर ही समझ रही थी। स्टिल वो यहाँ पर उसे डिसेंट अमाउंट दे देता है ताकि वो घर के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ले ले। एनी आराम से अपने घर के लिए चीज़ों को बाई करती है और अपने काम में लग जाती है। आफ्टर दैट वो अपना ऑफिस वगैरह भी जाया करती थी। ऑफिस वगैरह जाती है तो उसे पता चलता है कि फू की माँ यहाँ के तमाशा कर रही है। जब उसे पता चलता है एनी ने ब्रेकअप कर लिया है तो वो बिल्स दिखा करके पैसे डिमांड करने लगती है कि जब मेरा बेटा इसे डेट कर रहा था तो इसे मूवी दिखाने लेके जाता था, इसे रेस्टोरेंट खिलाने के लिए लेकर के जाता था और ये पैसे नहीं लौटा रही है। एनी उन बिल्स को देखती है तो कहती है कितनी झूठ बोलती हो तुम, एक तो बेटा तुम्हारा मेरे साथ रिलेशनशिप में रह करके मेरी ही कज़न को
डेट कर रहा था, मुझे झूठ बोल रहा था, और तुम मुझसे पैसे लेने के लिए आ रही हो। जिस जिस समय पे तुम्हारे बेटे ने दूसरे के साथ मज़े मारे हैं ना, मैं यहाँ उसके लिए ओवर टाइम किया करती थी और उसके खर्चे चलाने के लिए और तुम्हारे खर्चे चलाने के लिए पैसे दिया करती थी। वो भी इसी होटल में यहाँ पर आया हुआ था और वो एनी की सारी बातों को सुन रहा होता है। उसे लगा था कि एनी यहाँ पर चीज़ों को हैंडल आउट कर लेगी, लेकिन जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो औरत फुल ऑन तमाशा करने लगती है कि तुम बहुत ही घटिया औरत हो, मेरे बेटे के पैसे लौटा दो, तब जाकर के हु को बीच में आना पड़ता है। वो औरत कहती है तुम इसके पीछे मत पड़ो, ये बहुत ही बकवास औरत है, ये तो मेरे बेटे को खुद को टच भी करने नहीं दे रही थी। वो कहता है क्योंकि एनी को पता था कि वो वाहियात इंसान है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसी वजह से वो उसे खुद को टच भी नहीं करने दे रही थी। रही बात पैसे की, पैसे तुम्हें चाहिए तो पैसे तुम्हें पुलिस दे देगी। एक काम करो, मैं ना तुम पे यहाँ पर मानहानि का केस ठोकता हूँ, लड़ते रहना सालों साल, और मेरे पास पैसे और फुर्सत दोनों ही इस काम के लिए तुमसे तो बहुत ही इनफ है। अब गार्ड से यहाँ पर फो की माँ को लेकर के जाते हैं। जो बवाल वाला डायलॉग से यहाँ पर आकर के हुओ ने मारा था, एनी तो उससे इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन वो तब भी समझ नहीं पाती है कि असल में हुओ काफ़ी ज़्यादा अमीर है। और सारे तो होटल के एम्प्लॉय जो थे वो लोग तो जानते ही थे कि वो असल में काफ़ी अमीर है। वो एनी को वहाँ से लेकर के जाता है, वो उसका केयर करना चाह रहा था क्योंकि वो ऐसे ट्रिपलेट्स को लेकर के प्रेग्नेंट है, तो वो ओवर स्ट्रेस नहीं ले सकती है। थोड़ा ओवर स्ट्रेस लेने की वजह से एनी की तबीयत ख़राब भी होने लगी थी, तो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। डॉक्टर से चेक करके बताते हैं कि उसे यहाँ पर थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। ग्रैंडफादर भी यहाँ पर आते हैं, वो पर ही गुस्सा करते हैं कि एनी तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। और एनी कह रही थी कि नहीं नहीं ग्रैंडफादर, इसमें हो की कोई गलती नहीं है, तो वही मिल करके यहाँ पर एनी का केयर कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एनी की कज़न वहाँ से गुजर रही थी। वो यहाँ पर एनी को हॉस्पिटल में एडमिट देखती है, उसे लगता है वो प्रेग्नेंट है क्या। वो उससे बात करने के लिए चली जाती है, उसका इंसल्ट करते हुए कहती है किस बूढ़े आदमी के चक्कर में तुम पड़ गई हो, वो इंसान तो तुमसे उम्र में बड़ा दिखता है, और इतना ही नहीं वो किसी गरीब वेटर से कम नहीं है। एनी कहती है तुम्हें क्यों फिक्र पड़ रहा है, क्या हुआ, फ़ोन ने तुम्हें छोड़ दिया क्या, यहाँ आके क्यों ड्रामे कर रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हारा रास्ता खुल गया। वो उसे परेशान करने का कोशिश कर रही थी, तभी वो यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। ग्रैंडफादर भी वीडियो कॉल पर थे और एनी ने जो जवाब दिया था उसे वह सुन करके बहुत ही हैप्पी फील कर रहे थे और उसकी बड़ाई कर रहे थे। आफ्टर दैट वो अपनी कंपनी में जाता है। वो यहाँ पर इस तरीके से कहता है ज़रा ये क्यू के बारे में पता लगाओ, तो ये हमेशा ही मेरी बीवी को परेशान करते रहती है। एनी घर आती है तो नोटिस करती है घर काफ़ी गंदा है। इट मीन्स कि जब तक वो हॉस्पिटल में थी वो तो घर पर आया ही नहीं था। वो को यहाँ पे ग्रैंडफादर उसे पूरा घर क्लीन करने का ऑर्डर दे देते हैं और कहते हैं चुपचाप घर साफ़ करो, एनी प्रेग्नेंट है और ये नहीं करने वाली है। यहाँ पर ग्रैंडफादर के जाने के बाद हो और एनी दोनों साथ मिल कर के काम करते हैं। एनी यहाँ पर बचे हुए पैसे हो को लौटा रही थी। वो कहता है कि नहीं, उन्हें घर के खर्चे के लिए रख लो। फिर वो ऑफिस निकल जाता है। एनी दिन भर काम करते रहती है घर से। रात में वो अकेले ही बैठ करके डिनर कर रही थी, तभी वहाँ पर हुआ जाता है। वो कहती है ओ मुझे पता नहीं था कि तुम आने वाले हो, वैसे आधा नूडल्स बचे हैं, तुम खा सकते हो। काफ़ी क्यूट क्यूट ग्रॉसरी वगैरह लेकर के एनी आई हुई थी। वो ये देख करके स्माइल कर रहा था और फिर वो उसके साथ खाने के लिए चले जाता है। यहाँ पर दोनों के बीच छोटा सा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है। एनी शर्माते हुए कमरे में अंदर चली जाती है। वो सोचने लगता है एनी तो सच में क्यूट है। अगले दिन एनी जगती है तो देखती है कि हो ने कॉर्नर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर लगा के रखा हुआ है। जाहिर सी बात है कि वो इतना अटेंटिव है कि वो हर छोटी चीज़ को नोटिस कर रहा है। यहाँ पर वो हुओ की बॉडी से धीरे धीरे इम्प्रेस होने लगी थी, लेकिन वो अपनी फीलिंग पर कंट्रोल रखना ही ज़्यादा बेहतर समझती थी। वो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। वो बेचारा अपना अंडरवेयर लेके आया नहीं था, वो तो बस एनी के पीछे पीछे इसी तरीके से घर आ गया था, तो उसे बस ऊपर के कपड़े पहन करके वहाँ से जाना पड़ता है। एनी कहती है डोंट वरी, मैं यहाँ पर जल्दी ही वॉशिंग मशीन खरीद लूँगी तो तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं। एनी मनी मन हो
के सिचुएशन पर काफ़ी हंस रही थी और हुओ को लग रहा था यार उसने कौन से बुरे काम किए हैं। एनी के सामने इतने एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्यों होते रहते हैं। आफ्टर दैट एनी शॉपिंग करने के लिए अपनी दोस्त के साथ निकलती है। उसकी कज़न यहाँ पर एनी को देखती है और बताती है तुम्हारे अडॉप्टिव फादर अब इस दुनिया में नहीं है। एनी ये बात जानती ही गांव पहुँचती है जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि एक कंस्ट्रक्शन साइट में एक्सीडेंट की वजह से उसके जो स्टेप फादर गए हुए थे कंस्ट्रक्शन साइट पर और वो उसके अंकल की जगह पर गए हुए थे और ये यहाँ पर उनका इस तरीके से मौत हो गया। वो लोग यहाँ पर उसका ज़मीन हथियाने का कोशिश कर रहे थे। एनी वहाँ पर पहुँचती है, अपनी मॉम को काम डाउन करती है और कहती है मॉम डोंट वरी, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब कुछ संभाल लूँगी। लेकिन वो लोग उससे लड़ने झगड़ने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ वो एनी का घर पर आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ग्रैंडफादर उसे कॉल करते हैं कि वो एनी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पता करो कि वो किधर है। वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है। पता करने पर पता चलता है कि असल में एनी जो है वो किसी गांव में गई हुई है, तो वो भी वहाँ के लिए निकल जाता है। उसे नहीं पता था कि वहाँ क्या चल रहा है। इधर जो उसके अंकल आंटी की फैमिली थी वो लोग एनी और उसकी मॉम को डराने धमकाने का कोशिश कर रही थी और उससे ज़मीन हथियाने का कोशिश कर रही थी, बल्कि तो उन्हें कंपनसेशन देना चाहिए था जिस वजह से कि उसके डैड की जान गई है। बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है और हम लोग देखते हैं जो वो था बीच में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। एनी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था वो इस तरीके से अचानक से आ जाएगा। वो लीगली यहाँ पर अपने दोस्त को और गार्ड्स को लेकर के आया हुआ था, तो वो लीगली उन्हें समझाता है। आफ्टर दैट वो लोग घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर कि एनी की माँ को नहीं पता था असल में एनी ने शादी कर लिया है। एनी यहाँ पर अपनी माँ को पूरा बात बताती है। अब उसकी माँ को भी तो यही पता था कि वो एक वेटर है, लेकिन उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बस चाहती थी कि एनी खुश रहे। जो वो का फ्रेंड था वो भी उसके साथ आया हुआ था। वो लोग सब साथ में बैठ करके खाना वाना खाते हैं। उसकी माँ कह रही थी देखो हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन हम बहुत प्यार से ही तुम्हें वेलकम करेंगे। अब आज रात उन्हें यहीं रुकना था। वैसे तो उसकी माँ कहती है कि पास में ही होटल है, वो लोग वहाँ स्टे कर सकते हैं, लेकिन वो मना कर देता और कहता है कि नहीं, जब एनी यहाँ रहेगी तो मैं भी आप ही लोगों के साथ रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो और एनी को यहाँ एक साथ कमरा स्टे करना था, लेकिन मच्छर बहुत थे और वो को मच्छर काट देते हैं तो बॉडी पूरा रेड रेड हो जाती है। उसकी माँ यहाँ पर उसे ऑइंटमेंट देती है अप्लाई करने के लिए। ऑइंटमेंट लगाने के चक्कर में यहाँ पर उन दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होने लगता है। एनी यहाँ पर ऑकवर्ड फील करते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है और वो को खुद ही ऑइंटमेंट लगाने के लिए बोलती है। अगले दिन हुओ का जो फ्रेंड होता है वो उसके अंकल आंटी से डरा धमका करके जो कंपनसेशन लेकर के आया हुआ था वो एनी को दे देता है और कहता है कि अब वो लोग तुम्हें परेशान नहीं करने वाले हैं। एनी बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि कंपनसेशन काफ़ी अच्छा मिला था। एनी हुओ के साथ उसके डैड के ग्रेव पर जाती है जहाँ पर कि वो उसके साथ इमोशनली खड़ा था। एनी और हुओ के बीच यहाँ थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, जो कि एनी यहाँ पर हुओ को पसंद करने लगी थी। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था। वो उसे वहाँ से लेकर के जाती है। वो लोग एनी के मोम को अपने साथ शहर लेकर के जाते हैं जिस घर में एनी रह रही थी। हो के साथ वहाँ कुछ दिनों के लिए उसकी माँ रहने वाली थी ताकि उनका मूड चेंज हो सके। उसकी माँ के रहने की वजह से हो और एनी दोनों को एक ही साथ एक ही कमरे में रहना पड़ता है। अगले दिन उसकी माँ यहाँ पर एनी और हो के लिए भी टेस्टी फूड बनाती है। तभी हो अपने दोस्त और ग्रैंडफादर को भी लेकर के आ जाता है। ग्रैंडफादर भी यहाँ पर एनी के मोम को जज नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज वो यहाँ पर गरीब है। वो लोग एक अच्छे फैमिली की तरह साथ में बैठ करके खाना वाना खाते हैं। अगली मॉर्निंग हो एनी को बाहर हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए लेकर के जाता है। उसके बाद वो लोग लौट रहे थे तो एनी को स्ट्रीट फूड खाना था। वो स्ट्रीट फूड नहीं खाता था क्योंकि वो स्पाइस बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाता था, लेकिन एनी को वो बात नहीं बताता है और वो एनी की पसंद की चीज़ें खा रहा था। खा तो लेता है फ्लो में, लेकिन घर जा कर के उसकी हालत ख़राब हो जाती है। एनी नोटिस करती है बाहर का खाना खाने की वजह से हुओ की तबीयत ख़राब हो गई है, तो उसे जल्दी वो हॉस्पिटल लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि हुओ को बताना चाहिए था कि वो बाहर का खाना नहीं खा सकता है। उसने क्यों खाया? वो कहता है क्योंकि एनी बहुत खुश थी
इसी वजह से वो बस उसका हैप्पीनेस शेयर करना चाहता था। उसके फ्रेंड को भी पता चलता है कि वो ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो भी उसे देखने के लिए आता है। एनी उस टाइम उसका केयर कर रही थी और वो तो एनी से सर्विस लेकर के मन ही मन बहुत खुश था। आफ्टर दैट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के वो लोग घर जाते हैं। वो जानबूझकर के एनी को छेड़ रहा था, लेकिन जब एनी उसे छेड़ने लगती है ना, तो खुद वो भाई साहब यहाँ पर शर्माने लगते हैं। वो दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। वो को पता चल गया था कि एनी गोल्ड डिगर नहीं है, उसके बॉयफ्रेंड ने चीट किया था। इसी वजह से एनी ने ब्रेकअप करने के लिए उससे ये बातें वहाँ पर झूठ बोली थी। तो जो कुछ भी उसके मन में एनी को लेकर के डाउट था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई थी और वो अब एनी के बारे में अच्छा सोच रहा था। लेकिन अभी एक और मुसीबत आनी थी। वो जब ऑफिस जाता है तो उसका दोस्त उसे बताता है कि असल में उनके क्रू की जो एक लड़की थी वो हुओ को पसंद करती थी और वो उसे ब्लैकमेल करके हुओ को वो डोज देने के लिए, लव ड्रग देने के लिए बोली थी, जिस वजह से हुओ उस दिन आउट ऑफ कंट्रोल था और वो एनी के साथ इंटीमेट हुआ। क्योंकि हुओ को तो अब तक यही लगता था कि एनी ने उसका फ़ायदा उठाया है। वो घर जाता है, एनी को ये बात नहीं बताता है, लेकिन हाँ, अब जो कुछ भी उसके मन में डाउट थे वो सारे एनी को लेकर क्लियर हो जाती है कि इसमें एनी की कोई गलती नहीं है। जो ये सब कुछ पेन झेल रही है प्रेगनेंसी का, ये सब कुछ तो उसी की गलती है। अगर उसे वो लव डोज नहीं दिया गया होता तो आज शायद एनी ये सब कुछ नहीं बेयर कर रही होती। लेकिन फिर वो सोचता है तो फिर वो एनी से मिलता भी नहीं ना, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल ही अलग दुनिया से बिलोंग करते थे। अगले दिन एनी के फ्रेंड उससे मिलने के लिए आ जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेके आई थी जो कि हुओ का फ्रेंड था। वो यहाँ पर हुओ के सिचुएशन को देख करके समझ जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके है। यहाँ पर क्यू और फू भी आए हुए थे, जिसे देख करके एनी अपना मुंह घुमा लेती है। लेकिन हो को ऐसा लगने लगता है कि क्या एनी अब भी फू के लिए अपने मन में फीलिंग रखती है। लेकिन एनी का तो मूड ख़राब था इन दोनों को देख करके। लौटते समय भी हो यहाँ पर ज़्यादा कुछ एनी से बोलता नहीं है। एनी यहाँ पे हो के फीलिंग को समझ नहीं पाती है कि आखिरकार वो उससे गुस्सा क्यों हो रहा है। वो दोनों अगले कुछ टाइम तक एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। वो को तो पता ही नहीं था कि एनी मतलब ये समझ नहीं पा रही है कि असल में वो जेलस है, ये गुस्सा है। बट फिर वो सोचता है छोड़ो यार, लड़ने झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं खुद ही एनी को जाकर के मना लेता हूँ। तो वो यहाँ पर उसके लिए गिफ्ट लेकर के जाता है और फिर दोनों के बीच यहाँ पर पैचअप हो जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होती है। अगले दिन एनी जब अपने फ्रेंड से मिलती है तो वो उसे जीजी नाम की एक गर्ल का पुराना पोस्ट दिखाती है, जिसमें कि उसने ये दावा किया था कि वो के बचपन की फ्रेंड है। वो दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और दोनों आगे चल के जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये बात एनी को पता चलता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है कि अगर ऐसा था, वो अगर किसी से प्यार करता था तो फिर वो उसके मन में ये क्यों जाहिर कर रहा है कि वो उसे पसंद करने लगा है। इस बात से वो को फ़ोन ही उठाना बंद कर देती है और वो अपनी फ्रेंड के ही घर पर आज रहने का डिसाइड करती है। जैसे ही उसे ये बात उसे पता चलता है तो वो तुरंत ही एनी के फ्रेंड के घर चले जाता है उसे लेने के लिए। उसे वहाँ से उठा के लेके आता है कि तुम्हें जो कुछ भी प्रॉब्लम है तुम मुझे बताओ। घर जाकर के वो उसे कहती है कि आखिरकार तुमने मुझे ये बातें पहले क्यों नहीं बताया कि इस तरीके से जो है तुम किसी और को पसंद करते हो। अगर तुमने मुझे ये बात पहले बताई होती तो शायद मैं अपनी फीलिंग को इतना आगे तक बढ़ने ही ना देती। उसका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात का भरोसा करो। वो लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है। हाँ, हम बचपन के दोस्त ज़रूर हुआ करते हैं, लेकिन मैंने उसे कभी भी ये हिंट नहीं दिया कि मैं असल में उससे प्यार करता हूँ या फिर आगे चल के उससे शादी करने वाला हूँ। इस बात पर वो उसकी बातों का ट्रस्ट कर लेती है और कहती है कि अगर दोबारा उसने कभी इस चीज़ को लेकर के झूठ बोला या किसी भी चीज़ को लेकर के झूठ बोला तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे किसी चीज़ को लेकर झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी झूठ तो आने वाला है ना। उसने अपनी आइडेंटिटी हाइड जो करके रखी हुई है, झूठ तो पकड़े ही जाने वाला है, आज नहीं तो कल।
धीरे धीरे ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। वो एनी को बाहर घुमाने के लिए लेकर के गया था, जहाँ पर वो वही गर्ल जीजी से मिलता है जिसके फ़ोटो हुओ के साथ इंटरनेट पर कुछ टाइम पहले वायरल हुए थे। अब वो हुओ के पहले की दोस्त थी, तो उसे उससे बात करना ही पड़ता है। वैसे तो जीजी हुओ के सामने बहुत ही सीधा साधा बन रही थी और ये दिखा रही थी कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हुओ ने अगर एनी से शादी भी कर लिया तो। लेकिन पीछे ही उसे एनी से काफ़ी जलस हो रहा था। एनी यहाँ पर अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रखी हुई थी। वो को डर था कि जीजी उसकी आइडेंटिटी ना रिवील कर दे, इस वजह से वो यहाँ पर जीजी से एनी को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि अब मैं उसे यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ। वो एनी को घर लेकर के बजाय हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए लेके चले जाता है। वो को अभी डर सताने लगा था कि आज नहीं तो कल जीजी के वापस आने से एनी को गलत तरीके से उसके रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पर जो एनी थी वो काफ़ी गुस्सा कर रही थी कि एनी जैसी लड़की से वो कैसे शादी कर सकता है, वो तो परफेक्ट थी उसके लिए। वो गुस्से में आकर के एनी को हर्ट करने जाने का डिसाइड करती है। एनी जब हॉस्पिटल में अकेली थी तब वो वहाँ पर पहुँचती है। वो कहती है कि तुम्हें वो ने अपनी असलियत तो बताई ही नहीं है। वो इतने अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, वो इस कंपनी का CEO है, वो तुमसे कभी प्यार नहीं करता, इसी वजह से उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा हुआ है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और वो जीजी पर गुस्सा करने लगता है। वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही है और अब उसे इसका पनिशमेंट तो मिल करके रहेगा। फिलहाल जीजी को वहाँ से वो भेज देता है, लेकिन एनी को तो सच्चाई पता चल गया था और उसे ऐसा लगने लगा था कि जीजी सच कह रही है। वो उसे गोल्ड डिगर ही मानता था, तभी तो उसने अब तक उसकी आइडेंटिटी उससे छुपा के रखी हुई थी। वो उसे समझाने का कोशिश करता है कि हमारा फर्स्ट मीट ही अलग था, रिश्ते की शुरुआत ही बहुत अजीब तरीके से हुई थी, इसी वजह से वो उसे बता नहीं पाया। लेकिन एनी बहुत गुस्सा थी और उसे फ़िलहाल वहाँ से ही जाने के लिए कहती है। वो एनी को वक्त देने के लिए फ़िलहाल वहाँ से बाहर चले जाता है। थोड़ी देर बाद हुओ की माँ एनी से मिलने के लिए आती है। वो एनी को समझाती है कि मैं हुओ की सिचुएशन को अच्छी तरीके से जानती हूँ, उसने कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं किया और यहाँ पर वो कभी भी एनी को हर्ट नहीं करना चाहता था। इसी वजह से वो यहाँ पर इस तरीके से जो है उसे झूठ बोल रहा था। एनी यहाँ पर हुओ के सिचुएशन को समझती है, उसकी माँ की बात को समझती है और हुओ को माफ़ कर देती है। वो यहाँ पर आता है, वो अपनी गलती के लिए एनी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह एनी से दोबारा कभी झूठ नहीं बोलेगा। झूठ तो उसने शुरू में बोल दिया था, बस अब उससे पता नहीं चल रहा था कि वो अपनी आइडेंटिटी एनी को बताए कैसे। एनी भी यहाँ पर वो के पॉइंट ऑफ व्यू को समझती है और उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इस बात का वादा लेकर के कि अगर उसे हुओ के बारे में पता चला कि हुओ ने यहाँ पर उससे कभी दोबारा झूठ बोला है तो वह तुरंत ही उससे डाइवोर्स ले लेगी। वो यहाँ पर उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में वो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि ग्रैंडफादर अपनी दूसरी बेटी के फ़ोटो को देख रहे होते हैं। जिसे देखते ही एनी को लगता है ये तो मेरी फ्लैशबैक वाली माँ की तरह लग रही है, क्योंकि वो तो उसकी अडॉप्टिव फैमिली थी ना। ग्रैंडफादर यहाँ पर एनी के कहने पर DNA टेस्ट कराते हैं। उन्हें पता चलता है कि एनी उनकी असली बेटी है। असल में जो हुओ है वो उनका अडॉप्टेड सन है। एनी के खोने के बाद उन लोगों ने हुओ को अडॉप्ट कर लिया था। इसी वजह से जो हुओ की माँ थी वो एनी से अलग ही कनेक्शन फील कर रही थी। अब यहाँ पे जो ग्रैंडफादर थे वो एनी की आइडेंटिटी बहुत ही हैप्पी मूड के साथ सबको सुनाना चाहते थे। इस वजह से वो एक ग्रैंड पार्टी भी रखते हैं। किसी को पता ही नहीं था कि आखिरकार ग्रैंडफादर की असली ग्रैंड डॉटर है कौन। एनी को यहाँ पर स्टेज पर बुलाया जाता है, सबके सामने उसकी आइडेंटिटी रिवील की जाती है। वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन एनी पार्टी के बाद अपनी कज़न सिस्टर क्यू से मिलती है, जिसको कि फ़ोन ने छोड़ दिया था और वो अब टेम्प्रेरी क्लीनर का काम कर रही थी। उसे एनी की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था, वो उसका इंसल्ट कर रही थी। लेकिन वो यहाँ पर आता है और एनी का इस तरीके से आइडेंटिटी बताते हुए कहता है ये इस ग्रुप की अब ऑनर है, बेहतर होगा कि तुम उसकी दोबारा मुंह मत लगना, वरना इस शहर में तो तुम्हें कहीं काम नहीं मिलने वाला है।
इसके बाद वो और एनी हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। कहानी के एंड में एनी यहाँ पर 3 बच्चों को जन्म देती है। वो दोनों ही मिलकर के इन तीनों बच्चों को पाल रहे थे और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।